Hello everyone and very warm welcome on the Prince Civil Services YouTube channel. My name is चित्रांशु और हम इस पीटी स्पेशल सीरीज में जिस तरह से हिस्ट्री के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे उसी क्रम में आज के इस वीडियो में अपने अगले चैप्टर मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है ये पीटी स्पेशल सीरीज यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई गई है और इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज चैप्टर हिस्ट्री के सेगमेंट्स को रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ यूपीएससी लेवल के कुछ मॉडल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेशन तक हमने महाजनपदा पीरियड के तीनों पोर्शंस को कवर कर लिया था और आज से हम जो है मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मौर्य एम्पायर चूंकि एंशियंट हिस्ट्री का एक बड़ा सेगमेंट है और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट भी माना जाता है, वन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो ऐसे में इसको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आपके दो वीडियोस आएंगे। आज का वीडियो मौर्य एम्पायर का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। तो चलिए, बहुत कुछ है आपको जानने के लिए, बहुत कुछ है मुझे बताने के लिए, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो इस पर आने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो आप समझ लीजिए हमेशा की तरह कि मौर्य एम्पायर हिस्ट्री में कहाँ पर लाई करता है। तो एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो उसके उस क्रम में जहाँ पर हम पढ़ रहे थे वे वैदिक एज 1500 से 600 बीसी। इसके बाद मैंने आपको बताया था महाजनपदा एज जिसको हम बोलते हैं 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, और ये 6th सेंचुरी बीसी से चलते हैं 322 या कुछ बुक्स में 321 भी दिया हुआ है यहाँ तक। रीजन इज जो 321 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व का समय है, यहीं से माना जाता है कि मगध में मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी और जिसने एक विशाल मौर्य साम्राज्य मौर्य एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया। तो इसको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। इसको हम 322 या 321 से लेकर के अराउंड 186 बीसी तक के समय को उसके इसमें पढ़ते हैं, 185, राइट। अब यहाँ पर आपको कई शासकों के बारे में पता चलेगा। जो संस्थापक हैं उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी सहायता से? कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इनके जो बेटे हैं वो बनते हैं, उनका नाम क्या है? बिंदुसार। और इसके बाद बिंदुसार के बेटे अशोक मौर्य एम्पायर के शासक बनते हैं। और ये तीनों ही शासक बहुत अहम हैं। इन तीनों में अगर बात की जाए तो अशोक की जो इम्पोर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री की एकमात्र शासक हैं जिनके नाम के आगे हिस्टोरियंस ने ग्रेट वर्ड को यूज़ किया है, जैसे हमने अकबर में मिडाइवल हिस्ट्री में यूज़ किया है। अशोका महान या अशोका द ग्रेट कहे जाने के कई कारण हैं। इनकी पॉलिसीज हैं, इनके एक्सपेंशन, पॉलिटिकल एक्सपेंशन है, इनका सोशल सोसाइटी है उस टाइम की, उसका डेवलपमेंट भी है और इकोनॉमी डेवलपमेंट भी है। ये सारे एस्पेक्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो अशोक इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट शासक प्रतीत होता है। अशोक के बाद कई और शासक हुए मौर्य काल में, लेकिन इसके बाद से मौर्यों का पतन शुरू हो जाता है और इनको हम रख देते हैं लेटर मौर्य रूलर्स या लेटर मौर्यंस। और यहाँ पर अंततः आते आते 185 ईसा पूर्व के आसपास ये मौर्य एम्पायर जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? एबॉलिश हो जाता है आपके मैप से, और वहां पर पोस्ट मौर्य पीरियड सुंग एम्पायर के एस्टेब्लिश होने ही शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। अब हम अपने एमसीक्यू की बात करते हैं जिस पर हमने स्टार्ट किया था। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मैंने जस्ट आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, और उसका जो ईयर है वो बेटा 321 या कहीं कहीं 322 मान सकते हैं, दोनों ही सही मान सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफरेंसेस दिए गए हैं, तो लगभग 321-22 के आसपास ही इसकी स्थापना होती हुई दिखाई पड़ती है। मौर्य शासकों का जो उल्लेख है वो जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो ये बात सच है, क्योंकि मौर्यों की जानकारी ना सिर्फ हमको बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, जैन ग्रंथों में मिलती है, बल्कि उस समय के जितने भी और ग्रंथ हैं उसके बाद में लिखे गए हैं उन सब में इनके वंशों की, अशोक के कार्यों की चर्चा की गई है विधिवत रूप से। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा में कह रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा बेटा प्राकृत नहीं है। वहां पर कई और लिपि प्रयोग हुई हैं। लिपियों में आपकी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, जिसको
1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था और ये अब तक के सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं इनको पढ़ा जा सका है, जेम्स प्रिंसेप ने। इस अशोक के पहले किसी भी अभिलेख को अब तक पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भी दिखाई पड़ेगा और अंततः जो है आते आते यहाँ पर आपको अरेमाइक लिपि का प्रयोग भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा यूनानी प्रभाव के बाद। तो इन 3 लिपियों में मुख्य रूप से आपको अशोक के सभी अभिलेख देखने को मिल जाएंगे। तो प्राकृत भाषा जो है यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा पॉइंट कह रहा है अरेमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा जो अरमाइक लिपि है एक तरह से ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो यूनानी संस्कृति फैली हुई थी उसके पहले, उसके प्रभाव से विकसित होती हुई दिखाई पड़ती है। और अशोक के अभिलेख जो पूरे भारत में पाए गए हैं उनमें पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अभिलेख हैं जहाँ पर यूनान का प्रभाव है, वहां के अभिलेखों में जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो अरमाइक है, जबकि किसी भी दक्षिणी अभिलेख में आपको अरमाइक लिपि का प्रयोग होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसका कहना है कि दक्षिण भारत में ऐसी लिपि प्रयोग नहीं होती। तो इस प्रकार से अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो पहला और दूसरा दो ही स्टेटमेंट सही यहाँ पर बन रहे हैं और इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, आंसर विल बी ए, राइट। तो इस तरह से ए आप उत्तर निकाल सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम अगले एमसीक्यू पर नजर डालें तो अशोक की धम्म नीति पर बात कर रहा है। तो धम्म नीति पर जाने से पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। अशोक जब शासन कर रहा था तो शासन करने के क्रम में क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रसार कर दिया था मौर्य साम्राज्य का, तो बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं। एक ही राज्य ऐसा बचा हुआ था उत्तर भारत में कह सकते हैं जहां पर अभी मौर्य साम्राज्य फैल नहीं सका था और वो राज्य था पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वी तट पे स्थापित आपका उड़ीसा का क्षेत्र, जिसे उस समय कहा गया था कलिंग, प्राचीन नाम है और इसको जो है अब जाना जाता है उड़ीसा के नाम से। तो इस उड़ीसा के क्षेत्र पर, इस कलिंग के क्षेत्र पर अभी मौर्यों का अधिकार नहीं था और चूंकि ये क्षेत्र तटीय है तो व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से तो काफी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। साथ ही साथ अशोक के साम्राज्य में जो दक्षिण भारत तक फैला हुआ था वहां तक एकाधिकार को स्थापित करने के रूप में एक बीच में कह सकते हैं आप कांटे की तरह पड़ रहा था। तो अशोक ने निर्णय लिया कि वो कलिंग पर आक्रमण करेगा और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के जो कब हुआ था राज्याभिषेक, उसका राज्याभिषेक हुआ था 269 269 बीसी। ध्यान दीजिएगा उसका शासन जो है वो शुरू होता है 273 बीसी से, लेकिन उसका राज्याभिषेक जो होता है वो होता है उसके 4 वर्षों के बाद 269 बीसी में। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख जिनसे हमको अशोक की जानकारी मिलती है उसमें जो तिथि दी गई है, जो क्रम दिया गया है, वो उसके शासन के शुरू होने से नहीं दिया गया है, वो दिया गया है उसके राज्याभिषेक के शुरू। तो यही से हमको पता चलता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात अशोक ने लगभग 208 वर्षों के पश्चात लगभग 261 बीसी में उसने कलिंग पर अटैक किया और एक भयंकर युद्ध लड़ा गया कलिंगा वॉर के नाम से, जिसमें लाखों लोग घायल हुए और लगभग कई हजारों लोग मारे गए। और इस भीषण त्रासदी को देखने के बाद ही अशोक ने क्या किया, युद्ध की नीति को त्याग दिया, मन द्रवित हो उठा और युद्ध की नीति को त्याग दिया और इसके पश्चात उसने धम्म नीति का आरंभ किया। अब ये जो धम्म नीति है, बहुत तरीके से ये धम्म नीति जो है कई आयामों से बौद्ध धर्म का प्रभाव इस पर देखा जा सकता है, लेकिन इसको बौद्ध धर्म के रूप में समझना या बौद्ध धर्म से जोड़ना संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि इसके अधिकांश जो भी पहलू हैं वो सिर्फ धार्मिक ना होकर कई तरह के सामाजिक अनुदेशों और राजनीतिक नीतियों पर भी निर्भर करते हैं। तो ऐसे में धम्म नीति एक तरह का नवाचार था अशोक का और कई इतिहासकारों का ये क्लेम भी है, रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों का, कि जो अशोक की धम्म नीति है वास्तविक रूप से ये धम्म नीति अशोक के इस विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखने का एक राजनीतिक उपक्रम था। अब इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था और तलवार के बल पर साम्राज्य पर एक लंबे समय तक अपने नियंत्रण को बनाए रखना किसी भी शासक के लिए आसान नहीं होता। विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाती है। अशोक के समय में विद्रोह दूर दराज के क्षेत्रों में हो रहे थे। तो ऐसे में अशोक ने
तलवार के प्रयोग के स्थान पर उसने धर्म के प्रयोग, उसने नैतिक जो है नियमों के प्रयोग के आधार पर जो है नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और इसी को नाम दे दिया धम्म नीति। जो अशोक की धम्म नीति है ये एक तरह के राजनीतिक सामाजिक जो है उसके अनुदेश हैं, राजाओं की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है जिसको जनता को पालन करना होता था। और इस धम्म नीति का मुख्य विवरण जो है हमको अशोक के बड़े-बड़े शिलालेखों में प्राप्त हुआ है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम इससे पहले धम्म नीति पर क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में विचार कीजिए। उसने हर हालत में शांति की नीति ग्रहण की और अपनी सेना का विघटन कर दिया। तो ये बात तो सच है कि अशोक ने धम्म नीति को अपनाया कलिंग युद्ध के पश्चात और उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया, लेकिन उसने अपनी सेना का विघटन कतई नहीं किया, सेना बनी रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि अब वो किसी पर आक्रमण करने के पक्ष में नहीं था और शांतिपूर्ण शासन करना चाहता था। लेकिन एक शासक की अगर सेना ही भंग हो जाएगी तो उसका आधार ही प्राचीन काल के समय खत्म हो जाता था। तो सेना भंग होने वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है पूरी तरह से। साथ ही साथ हर हालत में शांति यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि हर हालत में शांति का मतलब दो एस्पेक्ट से हो जाता है। पहला, एक आप पर कोई आक्रमण कर रहा है तब क्या आप उसका प्रत्युत्तर करेंगे या फिर क्या आप सामने से आक्रमण करेंगे? फर्स्ट इनिशिएट कौन करता है? तो अशोक ने फर्स्ट इनिशिएट करने वाली पॉलिसी को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अगर उसके साम्राज्य पर आक्रमण होता है, विद्रोह होता है, तो आगे हुए भी तो उसने सेना का प्रयोग करके उनको दबाने का कार्य भी किया, ऐसा नहीं बिल्कुल ही त्याग दिया। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट्स कहीं ना कहीं गलत हैं, इसलिए स्टेटमेंट पहला जो है वो गलत हो जाएगा। राइट, इसके बाद अगर हम देखें उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की, तो ये बात सच है और इसके इस अभिलेखों में प्राप्त भी होता है कि अशोक किस प्रकार से जो है बुद्ध के संबंध स्थल है, फिर चाहे उनका जन्म स्थान हो या मृत्यु स्थान हो या महापरिनिर्वाण का क्षेत्र हो, उन सभी जगहों पर अशोक यात्रा करता हुआ स्थिति के तहत दिखाई पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन करवाया। अगर आपने लास्ट क्लास में देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बौद्ध धर्म की चारों संगीतियों और उसके अध्यक्षों, स्थानों और समय के बारे में बताया था। उसमें हमने जो देखा था उसमें ये देखा था कि पहली संगीति है उसका आयोजन जो है बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने करवाया। इसके पश्चात दूसरी संगीति का आयोजन हुआ और कालाशोक के समय, और तीसरी संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के समय। तो अशोक ही वह व्यक्ति था जिसने तीसरी संगीति का आयोजन करवाया था और पाटलिपुत्र में इसका केंद्र रखा था। वो भी बात क्या है? सही है। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? C 2 and 3, राइट। तो इस तरह से आप इसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ी चीजें अगर आपके दिमाग में हैं, आपने क्लास को सही समझा है, तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में फिर से आपको विचार करने को कह रहा है, फिर से आपको अभिलेखों पर विचार करना। अब इसमें अगर हम देखें अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। तो ये बात सही है क्योंकि अशोक के समय के पहले हमको अभिलेख भारत में प्राप्त नहीं होते और जो कुछ अभिलेख प्राप्त भी हुए हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे में माना जाता है कि भारतीय इतिहास में वो जो पहला शासक जिसने अभिलेखों का प्रयोग करके अपने राजादेशों या अनुदेशों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया वो अशोक ही था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसके अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, ये भी सही बात है। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से अगर हम देखें कैटेगराइज करें मोटा मोटा तो 2 तरह से प्राप्त होते हैं। एक तो हम कहते हैं शिलालेख जो बड़े बड़े पत्थर की शिलाओं पर बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी को बेटा हम कहते हैं स्तंभ लेख। लेकिन यहाँ पर यह क्लासिफिकेशन पूरा नहीं है। इसका कारण यह है कि शिलालेख बहुत प्राप्त हुए हैं लेकिन उनमें 14 शिलालेख ऐसे हैं जो एक समान आकार के हैं और बड़े हैं आकार में। तो हम उनको हम आगे कैटेगराइज करते हैं बड़े या विशाल या बृहद शिलालेख। ठीक है, और इसके बाद कई ऐसे शिलालेख हैं छोटे हैं आकार में एक समान, उनको हम लघु शिलालेख के नाम से जानते हैं। एक कैटेगरी इसमें और आती है जिनका आकार प्रकार निश्चित नहीं है लेकिन ये साबित हो चुका है कि उनका संबंध अशोक से ही था। तो यहाँ पर एक कैटेगरी है पृथक शिलालेख की। स्तंभ भी इसी प्रकार से एक आकार मिलता है हमको बृहद स्तंभ है और एक आकार मिलता है हमको लघु स्तंभ में। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन की। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बेटा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में है, सिर्फ या फिर केवल। ऐसे वर्ड जब भी आपको यूपीएससी क्वेश्चन में दिखाई पड़े तो हमेशा सचेत हो जाइए कि यहाँ पर आपको
कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ का मतलब एक ही लिपि का प्रयोग, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है तो बात सही है, मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया भी आपको कि ब्राह्मी, खड़ोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन सिर्फ नहीं, यहाँ पर तीनों का प्रयोग हुआ है। तो अगर ये वर्ड ना होता तो सही हो जाता, लेकिन ये चूंकि वर्ड लगा दिया है तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा क्या, केवल 1 और 2, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्तर को निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ शिलालेखों पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। जनरली ये क्वेश्चन मैंने जानकर रखा है ताकि आप जो है अशोक के सभी शिलालेखों को ना पढ़ें, खाली वो जो आपके इस लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उनको समझ लीजिए कि वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, बस इतना। और जो बड़े शिलालेख हैं, जो 14 है संख्या में, इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी। साथ में एक और चीज़ है जो आपको जाननी है, वो है 14 शिलालेखों की थीम क्या है। थीम से मेरा मतलब ये है कि हर शिलालेख एक अलग विषय पर लिखा गया है। ऐसा नहीं कि एक ही विषय या एक ही चीज़ को इन 14 पर लिख के अलग-अलग जगह लगा दिया गया, ऐसा नहीं है। ये हर 14 शिलालेखों में, हर शिलालेख में जो है आपको अलग-अलग विषय की चर्चा दिखाई पड़ेगी। किसी में धम्म नीति की चर्चा दिखाई पड़ेगी, तो किसी में जो है अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में इन हर एक शिलालेख में कौन-कौन से विषय शामिल हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, आपको दिया गया है स्टेटमेंट में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए अशोक के 13, 10, 12 इन 3 शिलालेखों का जिक्र किया गया है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो ये एक थोड़ा-सा याद करने वाली चीज़ हो जाएगी कि आप समझ भी लीजिए और याद भी कीजिए, कर लीजिए। अमूमन जो है 10वें के बाद जो शिलालेख आते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 10, 11, 12 और 13 इन चारों पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उनको ध्यान से याद करना है। ये क्वेश्चन भी इन्हीं तीनों में से एक है। इस तरह से अगर आप इस श्रेणी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से शिलालेख में क्या चीज़ वर्णित है। अब देखिए 10वें में क्या दिया गया है, घोषणा की जाए कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए, मतलब नैतिकता की आवश्यकता का वर्णन किया गया है, एथिक्स की इंपॉर्टेंस का, सोशल एथिक्स की इंपॉर्टेंस का वर्णन किया गया। 12वें में दिया गया है सर्वधर्म समभाव की चर्चा की गई है। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट मिस है, वो यह है कि इसमें धम्म के जो अधिकारी हैं उनको भी कई तरह के आदेश दिए गए हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है आपको ये 2 चीजें दी गई हैं। तो 10वां और 12वां, इसके अलावा कौन सा था, 13वां। 13वें शिलालेख को देखें, कलिंग युद्ध का वर्णन आपको किसमें दिखाई पड़ेगा, 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार इसमें वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक के समय के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, किस संख्या के शिलालेख में है, आंसर हो जाएगा 13वां। इसके अलावा यहाँ पर पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख है, अपराध करने वाली आर्टविक जनजातियों का भी उल्लेख दिखाई पड़ता है। ये वही आर्टविक जाति हैं जो उत्तर भारत में पाई जाएंगी और अशोका के समय से लेकर के अंततः समुद्रगुप्त इनको हराएगा। तो एक लंबे समय तक ये सर्वाइव करेंगी, पूरे मौर्य काल में, मौर्य उत्तर काल में और इवन गुप्त काल में। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया। ऐसे टेबल आप याद कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। 13वें में कह रहा है अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से उसके अनुताप को अभिलिखित करता है। कलिंग युद्ध का वर्णन है, बस इतना इनफ है, अभिताप पे मत जाइए। इसके बाद प्रमुख शिलालेख 10 जो है अशोक की लुम्बिनी यात्रा का अभिलिखित करता है। प्रमुख शिलालेख 12 अशोक द्वारा संस्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों धम्म महामात्यों को निर्देश करता है, मैंने अभी आपको बताया। प्रमुख शिलालेख 12 जो है वो सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता यानी संभाव की भावना को अर्थित करता है। ये बात भी क्या है, सही है। जो चीज मैच नहीं हुई वो कौन सी है, दूसरी, क्योंकि दूसरे में आप देखोगे 10वें में तो लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, वो नैतिकता की आवश्यकता को बता रहा है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और इस आधार पर अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। उत्तर हो जाएगा डी 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन जो है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा चीजों को। इसके बाद अगर हम देखें आज का क्वेश्चन जो आपका लास्ट भी है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया जाता है, किया गया है। तो अशोक के कई नामों का उल्लेख हमको उसके अभिलेखों में मिलता है और वो अभिलेख जो है आपके देवनाम प्रियदर्शी से लेकर के अशोका, इन सभी नामों का प्रयोग हमको उसके अलग अलग अभिलेखों में मिलता है। अब पूछ रहा है किस अभिलेख में अशोक नाम का, मतलब अशोक ही नाम यूज किया गया, कोई और उपाधि नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर 2 नाम आते हैं, मास्की का अभिलेख और गुर्जरा का अभिलेख। यहाँ पर अशोक के नाम का प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ता है
और ये दोनों अभिलेख जो हैं प्रथम लघु शिलालेख की श्रेणी में आते हैं। ना ही ये भाब्रू का अभिलेख है, ना ही ये 13वां या प्रथम बृहद शिलालेख है। ये कौन सा है? लघु शिलालेख में आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मौर्य एम्पायर का एक और वीडियो आपको इसके बाद दिखाई पड़ेगा, जिसमें हम उसके कुछ और एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।